हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर, हमारे उस्तादों में से एक जनाब मज़हर अब्बास साहब। आज हम दोनों के हाथों में एक किताब है और वो किताब है बड़ी ही अहम तरीन शख्सियत की, पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक जनाब आसिफ अली जरदारी के बारे में। किताब जरदारी दी जरदारी प्रेसिडेंसी 2008 to 2013 नाउ इट मस्ट बी टोल्ड। ये किताब लिखी है आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते राज, उनके बड़े बातमाद साथी सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, जिनकी एक ज़माना मोतरफ है, उनकी जो बयान है, जो उनका स्टैंड है मुख्तलिफ औकात के ऊपर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फरतुल्लाह बाबर एक ऐसे फ़र्द हैं जिनके ऊपर कोई भी इंटेग्रिटी के हवाले से और ऑनेस्टी के हवाले से कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस किताब में बड़े तहलका खेज इंकशाफात हैं, तो मुझे खुशी है कि आज इन इंकशाफात को डिस्कस करने के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत और मेरे ख्याल में लाइट स्टोन पब्लिशर्स की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने ये किताब शाया की, और सबसे बड़ी मेहरबानी फरतुल्लाह बाबर साहब की, बिल्कुल, जिन्होंने कहा कि इट मस्ट बी टोल्ड नाउ। ठीक है। और वो ये भी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बता चलूँ कि उनकी अगली किताब कौन सी आ रही है। जी प्लीज़ वो भी बताएं। वो अब लिख रहे हैं किताब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इतने साथ रहे। फरतुल्लाह बाबर साहब, ये बड़ा आपके लिए हैरानकुन इंकशाफ होगा कि जब PIA का जहाज़ अगवा हुआ था तो उस वक्त 80s वाला 82 जो मगवियों का तबादला हो रहा था जब, तो उस वक्त भी फरतुल्लाह बाबर जो थे उस ज़माने में, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में वो नहीं थे, गलबन गवर्नमेंट अल-मुर्तज़ा ने जो अगवा किया था, वो अपना अल-जुल्फ़िकार ने सॉरी, तो उन्होंने भाई उस ज़माने में उस कई सालों बाद अभी ओवन बेन जोन्स ने एक अपनी उसी हाईजैकिंग के ऊपर एक प्रोग्राम बनाई। तो बाद में जब पता चला तो फरतुल्लाह बाबर से बात हो रही थी, तो कहने लगे यार मुझसे मैंने कहा आपका क्या रोल था। उसने कहा कि मैंने तो उस नेगोशिएशंस का हिस्सा था मैं, और ऐसा भी हुआ था, एक वाक़या उन्होंने सुनाया कि एक जो कैदी जो है वो जा रहा था, वो पेशावर से ताल्लुक़ रखता था, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तो कल सज़ा ख़त्म हो रही है, तो तुम क्यों एक लंबी उसमें जा रहे हो। तो उसका बाकायदा वो रुका, उसका फिर जो भी बैग था वो वापस उतारा गया। तो मैंने कहा यार आप पहले बताते तो ओवन बेन जोन्स आपका भी उसमें कहते थे। तो इस तरह से फरतुल्लाह बाबर साहब का वो रहा, और ये किताब आधी से ज़्यादा मैंने पढ़ ली है। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग भी वो हैं, बहुत से उन्होंने, क्योंकि इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा करीब थे। बेनज़ीर भुट्टो जरदारी साहब के बहुत से दोस्तों को नहीं पसंद करती थी, और जरदारी साहब का भी यही ख्याल है। इसमें कॉन्वर्सेशन जरदारी साहब से बड़ी कन्वर्सेशन है के बीच में, और उन्होंने ये भी लिखा है कि जरदारी साहब मुझे उस तरह वो करते थे कि तुम मुझे लीडर नहीं मानते उसमें। तो कहने लगे जब बेनज़ीर भुट्टो की, ये भी लिखा हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई तो उसके बाद आई टेंडर्ड माई रेजिग्नेशन के, दायरा अब जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी या वो बनेगी। तो फिर जरदारी साहब ने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग यू शुड कंटिन्यू, और फिर देखेंगे बाद में देखेंगे। लेकिन फिर वो उन्होंने इनको अपना स्पोक्स पर्सन बनाया, और फिर बाद में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी बने। और इसमें एक बड़ी मज़े की कहानी जरदारी साहब के सदर बनने की भी है। जी मेरे ख्याल में मज़हर साहब एक तरतीब से अगर हम चलें तो पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि ये किताब है 2008 से 2013 के वाक़यात के ऊपर, जब आसिफ अली जरदारी सदर बने। और उसमें बड़े बड़े वाक़यात क्या हैं, लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, एक बड़ा वाक़या है इफ्तिखार चौधरी के साथ इनका क्या मामला था, बेनज़ीर क्या कहती थी, जरदारी साहब ने क्या किया, फिर मेमो गेट, और मेमो गेट से भी पहले उसामा बिन लादेन जिस पे झगड़ा हो गया, फिर मुशर्रफ का जाना, और इनका सदर बनना, वो वाक़यात से भरे 5 साल हैं। जी कोई शक नहीं उसमें। और अगर इस किताब को देखें तो तकरीबन
450 सफ़ात पर मबनी ये किताब है। बड़ी ज़ख़ीम है, मैं पूरी अभी नहीं पढ़ सका। और मैं इस किताब के बारे में आइंदा आने वाले दिनों में भी हम डिस्कशन बहुत रहेगा, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, अलग अलग चैप्टर्स। तो मैं मज़हर साहब आपसे पूछना शुरू करता हूँ, क्योंकि हमने फ़ौज को भी डिस्कस करना है। और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की अफवाज के कमांडर इन चीफ रहे और कमांडर इन चीफ हैं। देखिए, इसमें एक बड़ा इंकशाफ ये है कि उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब। इस किताब में इंकशाफ ये है कि कियानी साहब किसी और को सदर देखना चाहते थे, और उसमें लिखा है, नाम भी लिखा और वो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा थे, MNA थे, और इनकी अपनी फैमिली में थे, बहुत पुराने है, अभी भी हयात हैं, गो के काफ़ी उनकी एज हो गई है। आफ्ताब शाबान मीरानी नहीं, मेरे ख्याल में एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट। हाँ, तो मेरे ख्याल में पहले तो ये बात हो ना, उनसे भी पहले कि आसिफ अली जरदारी साहब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ इम्पीचमेंट मुआखजे की कार्रवाई शुरू करने से पहले GHQ का दौरा करते हैं। ये अगस्त 2008 की बात है, तो उससे कहानी शुरू करें। देखिए, वो जो थी एजाज, मुझे याद है कि अभी जरदारी साहब सदर नहीं बने थे, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई थी, इम्कान इसी चीज़ का था कि पीपल्स पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगी उसमें। लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद गढ़ी खुदा बख्श में सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई। तो अगर आपको याद हो उस ज़माने की, अगर आप उठा के देखें तो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते अचानक नाम लिया था मखदूम अमीन फ़हीम का। जी ऐसे ही है। फिर आगा सिराज दुरानी ने उनके कान में आके कुछ कहा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी का एक जाला बनेगा, पार्टी का एक जाला, सेंट्रल कमेटी बनेगी। फिर मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया था उस वक्त, और उस वक्त भी मैंने पहला सवाल उनसे ये किया था कि क्या मैं मुल्क के आइंदा के सरबराह से इंटरव्यू बात कर रहे हो। बड़ा तारीखी सवाल था, लाइव चला था। तो लेकिन जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने वो किया, क्योंकि एक बड़ी मज़े की गुफ्तगू हुई नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने, क्योंकि आम तौर पे लोगों का ख्याल ये था कि शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साथ हुकूमत बना रहे हैं, तो इस चीज़ का इम्कान है कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा और नून का सदर होगा। अच्छा, इसे मैं सर कॉन्टेक्चुअलाइज कर दूं। ये अगस्त 2008 का महीना है, और नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में बिलावल हाउस में, जरदारी हाउस भले, जरदारी हाउस में आते हैं F8 में, और दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उससे पहले गुफ्तगू हो रही है, वो गुफ्तगू हो रही है, और उसमें बाबर साहब ने लिखा है कि नवाज़ शरीफ दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी, और जाहिर है उस वक्त तो क्योंकि जिस बैकग्राउंड में हुई थी वो सारा, उसमें तो आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की उस पर यहीं पिंडी में रोए थे वो, जिस तरह उसने, तो वो एक वैसा माहौल था। लेकिन खैर, तो उसी दौरान फिर जब ये नवाज़ शरीफ ने अचानक ये कहा कि मेरी पार्टी के लोग चाहते हैं कि मैं सदर बनूं, मैं सदर जरदारी साहब से बात हो रही है, और उस वक्त सदर हैं जनरल मुशर्रफ हैं। तो जरदारी साहब ने कहा कि अच्छा, तो मेरी पार्टी भी ये चाह रही है कि मैं सदर बनूं। यहाँ से वो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट की कहानी शुरू होती है। और फिर कमाल ये है कि वही जिस तरह फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, इस लिहाज से कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि तमाम ओहदे जो है वो पीपल्स पार्टी ने ही लिया, आप देखें उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर नेशनल असेंबली, ये सब, और एक कोलिशन भी बनाई उसमें। तो अच्छा, उसके बाद मरहला ये था क्योंकि बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, उसके तहत मुशर्रफ तो ये कॉन्फिडेंट थे कि सदर वो रहेंगे उसमें। लेकिन जो जरदारी साहब, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जब ओथ का टाइम आया तो इसमें लिखा है अहमद मुख्तार साहब के बारे में, जी हाँ, कि वो काफ़ी एजिटेटेड हुए जब उनसे कहा गया कि जाके ओथ लें सारे। तो उन्होंने बाकायदा कहा जरदारी साहब से कि इस आदमी के साथ हमें वोट लेंगे। उसने कहा मैं जो कह रहा हूँ वो करें, जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी बस। तो उन्होंने क्या, उसने कहा ये मत पूछें, ये मुझसे मत पूछो और जाके ओथ लो। और आपको याद होगा कि जब जनरल मुशर्रफ से ओथ लिया जा रहा था तो कैबिनेट के लिए जो ओथ लेने आए हुए थे
आपको याद होगा काले रंग की पट्टियां पहनी हुई थी हाँ उन्होंने। हाँ हाँ, वो तो काले रंग की एहतजाजन पट्टियां पहनी हुई थी, और मुस्लिम लीग नून के वज़रा भी थे, मुस्लिम लीग नून के एक्चुअली वज़रा ने पहनी काले हुई रंग थी की पट्टियां उसमें। पहनी। और उसके बावजूद भी अच्छा, जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे, वो चाहते थे कि इसका जो गद्दारी का मुकदमा चले उसमें, तो उस पर जरदारी साहब ने कहा कि क्या आप लड़ सकते हैं फ़ौज से। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग वो था उनकी जो सबसे इस किताब में जो इस हवाले से इंकशाफ है, वो जनरल कियानी और आसिफ अली जरदारी साहब की। तो उसमें जरदारी साहब ने कियानी साहब से ये पूछा कि अगर हम मुशर्रफ को हटा दें तो क्या आपसे मुराद ज़ाहिर इंस्टीट्यूशन था कि कोई प्रॉब्लम एतराज़ तो नहीं है। तो कियानी ने कहा नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे अगला जुमला जो था, जो इसमें लिखा है, वो ये कि कियानी साहब ने कहा कि आफ्ताब शाबान मीरानी का नाम लिया, जो पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, कि अगर उनको सदर बना दिया जाए तो कैसा रहे। जिसमें जरदारी साहब ने कहा कि द पार्टी विल डिसाइड, जो उनका है ख़ास वो था। तो वो बात वहाँ ख़त्म हो गई उसमें। अच्छा, अब मुशर्रफ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़ाहिर है ये होगा प्राइम मिनिस्टर, मैं सदर रहूँगा, और उन्होंने जो इसमें बेसिक उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब ने वो काम भी कर लिया अपना, मुशर्रफ की एग्ज़िट का। अच्छा, वो जो प्रेशर बनाया उन्होंने, वो इस तरह इसमें लिखा है कि जो प्रेशर बनाया वो ये कि एक तरफ तो मुशर्रफ से बिल्कुल उनकी कोई उस हवाले से वो नहीं रही कोई, लेकिन साथ में उन्होंने पार्टी के लीडर से ये कहा कि सूबाई असम्बलियाँ जो है वो इम्पीचमेंट की रेजोल्यूशन मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लेकर आएँ। ठीक। अब वो जब रेजोल्यूशंस तो उस वक्त पहली मरतबा मुशर्रफ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है उसमें। और मुस्लिम लीग नून भी हैरान थी, वो थी। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक जॉइंट कमेटी बनाई गई। ठीक, इस ठीक। किताब में लिखा है। ठीक। और उस कमेटी का काम यह था टू प्रिपेयर द चार्जशीट फॉर द इम्पीचमेंट। ठीक। आखिरी वक्त तक जब वो मुशर्रफ चले भी गए और जरदारी साहब ने वो रेजोल्यूशन नहीं देखा, इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन बनाया गया था ठीक बात। उसमें। और फिर जब ये सारा कुछ हुआ तो ज़ाहिर है मुशर्रफ ये समझ रहे थे कि शायद इदारा उनको बचा लेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो एक आखिरी जो मैसेज मुशर्रफ साहब के पास गया वो दो थे कि या तो आप इम्पीचमेंट का सामना करें या रिज़ाइन कर दें। तो जब ज़्यादा मुशर्रफ को हर तरफ से सिग्नल मुख्तलिफ आए तो यही बाबर साहब ने लिखा है कि आखिर में फिर उन्होंने कौम से ख़िताब करके जो है रिज़ाइन कर दिया। जरदारी साहब को कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं थी कि अगर फौज गार्ड ऑफ ऑनर देती है उनको, वो देती है। अच्छा, मैं मज़र साहब आपको एक और तरफ लेके जाना चाहता हूँ। एक तो बात यह कि इस किताब में बहुत सारे इंकशाफात हैं, और मैं चाहूँगा कि हम इंकशाफात ज़्यादा करते जाएँ। कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लॉयर्स मूवमेंट के दौरान एक तकरीर की थी, और फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने अपनी इस किताब में कुछ बताया उस तकरीर के बारे में कि वो इफ्तिखार चौधरी को बहाल करना चाहती थी या नहीं चाहती थी। क्योंकि जब जरदारी साहब आए तो जरदारी साहब के पास ये एक चैलेंज था, क्योंकि जजेस जो है वो बहाल नहीं हुए थे इफ्तिखार चौधरी। तो ये बताए ना कि वो क्या बेनज़ीर वाकई इफ्तिखार चौधरी को बहाल करना चाहती थी? किताब में लिखा हुआ। देखिए, जो किताब में लिखा है वो बहुत ही मेरे लिए बड़ा इंकशाफ है, इस लिहाज से कि हम भी, आपको पता है कि उस तरह जब 3 नवंबर के बाद हम भी उस मूवमेंट का इस तरह हिस्सा हो गए थे कि मुशर्रफ साहब ने मीडिया पे भी पाबंदी लगाती थी, और बेनज़ीर हमारे कैंप्स वगैरह में भी आई थी उसमें। और ये तो बहुत मशहूर उनकी तकरीर है जो उन्होंने चीफ जस्टिस के घर के बाहर जियो बार चलाता रहा। अब इस किताब में जो कॉन्वर्सेशन लिखी है, वो तकरीर क्या है, ज़रा थोड़ा सा वो भी रिपीट कर देना। वो यही कि मैं जो है वो चीफ जस्टिस के घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा देखना चाहती हूँ उसमें। वो ज़ाहिर हटा दिया गया था, मैं झंडा लहराऊंगी उसमें। लेकिन इसमें जो इंकशाफ है, जो कि ज़ाहिर है मेरी असेसमेंट के लिहाज से शायद मुझे तो उस पर मुझे अभी भी, क्योंकि ज़ाहिर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा नहीं है, वो नहीं। ये ज़रूर था कि मोहतरमा की रिजर्वेशन थी इफ्तिखार चौधरी से, लेकिन
जरदारी साहब तो डेडली अगेंस्ट, और उसमें रीजंस भी लिखे हैं कि क्यों। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प ये है कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर की जो कॉन्वर्सेशन हुई इस हवाले लेकिन से, सर मैं कह रहा हूँ पहले हाँ, उधर आए उसमें ना, पहले उधर आए कि बेनज़ीर साहब ने आए, तकरीर की। हाँ तकरीर और की। उसके बाद फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने लिखा है कि मैं अलग गाड़ी में गया, बेनज़ीर अलग गाड़ी में। इतने में मुझे बेनज़ीर की कॉल आई, और बेनज़ीर की कॉल आई कि फ़रतुल्लाह टेल ऑल द पार्टी लीडर्स नॉट टू इशू स्टेटमेंट फॉर री इंस्टेटमेंट ऑफ इफ्तिखार चौधरी। तो बाबर साहब ने लिखा है कि मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। मैंने कहा बीबी, आपने अभी तो तकरीर में ये कहा है कि आप चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराएंगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं मैजेस्टी ऑफ द चीफ जस्टिस का मैंने वो किया है, मैंने इफ्तिखार चौधरी का नाम नहीं लिया, कि बहाली का जिक्र नहीं बहाली का नहीं किया, मैंने जजेस की सेकिंग को कंडेम किया है उसमें। तो और आपने इसी तरीके से, तो उसने कहा कि इस पर फिर मैंने रज़ा रब्बानी को फ़ोन किया, तो रज़ा रब्बानी भी हैरान रह गए। उसने कहा फ़रतुल्लाह क्या बात कर रहे हैं आप उसमें। अभी तो बीबी ने उसने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको बीबी से पूछ लें उसमें। तो ये जो चीज़ थी इसमें ये और चीज़ें बढ़ गई उसमें। ये मीडिया लाइमलाइट में आज तक नहीं आई, आज तक ये पहली दफ़ा आ रही है। ये जो कॉन्वर्सेशन है वो जरदारी साहब के उस पे चैप्टर में, इफ्तिखार चौधरी वाले चैप्टर में मौजूद है। ये जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो शहीद और फ़रतुल्लाह बाबर, और फिर फ़रतुल्लाह बाबर का रज़ा रब्बानी को फ़ोन करना, और उसके बाद जाहिर है 1 महीने बाद तो बेनज़ीर का ये वही वजह थी कि बाद में भी जो आसिफ अली जरदारी हैं वो इफ्तिखार चौधरी को बहाल नहीं करना चाहते थे। अच्छा, इसमें मैंने फ़रतुल्लाह बाबर से इस किताब के बाद मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा इसमें एक चैप्टर मुझे मिसिंग लग रहा है, और वो चैप्टर है बूरबन। जी हाँ, क्योंकि बूरबन में जो एग्रीमेंट हुआ था, बूरबन में एग्रीमेंट में तो तारीख लिखी हुई थी। जी हाँ, आपके फलां डेट तक, फलां डेट को बाहर, और फिर उसमें वो बड़ा मशहूर वाक़या भी एक खबर आई थी, हमारे अबसार आलम साहब ने जंग के फ्रंट पेज पे थी, कि जिसमें वो कहा गया था कि जब नवाज शरीफ आए जरदारी साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि जी आप बहाल कर दें, आपने तो कुरान पे लफ्ज़ दिया था। तो जरदारी साहब ने कहा कि ये जो ये तो एक चंद कागज़ वो हैं, ये उस पर मुझे वो ज़िया का जुमला याद आ गया जो उसने आइन के बारे में कहा था। ये तो सियासी बात की थी मैंने। हालांकि आप सियासी बात तो ज़बानी कर सकते हैं ना, वो तहरीरी थी, वो तो तहरीरी थी, लिखा हुआ था। और उसके बाद ही टेंशन, उसके बाद जब नहीं हुआ तो फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि चूंकि मैं उस मीटिंग का गवाह नहीं था, ठीक, मैंने इसमें जो चीज़ें लिखी हैं इसमें ज़्यादातर वो लिखी हैं जिसका मैं आई विटनेस था। लेकिन ये अपनी जगह सवाल है कि अगर जरदारी साहब ने वहाँ कमिटमेंट की थी और तहरीरी तौर पे की थी, साइन करके की थी, तो जरदारी साहब उससे उन्होंने फिर उस पर उन्होंने उसको विड्रॉ किया है, जो कि ज़ाहिर है बुनियाद बना मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में अलग होने का, और फिर एक नई तहरीक शुरू होने का, जजेस बहाली। वो फिर एक अलग उस कंट्रोवर्सी का भी बड़ा इसमें ज़िक्र है, जब नवाज शरीफ ने फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इफ्तिखार चौधरी की बहाली के सिलसिले में। और उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जिस रात ये सारा कुछ हो रहा था, मैं जब आया तो मैंने पहली मरतबा देखा, मैंने कभी नहीं देखा था, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस की सारी लाइट्स बंद थीं, बाहर इस तरह की मूवमेंट थी जैसे 111 ब्रिगेड वो हो उसमें। और उसमें फिर जब अंदर उस आर्मी चीफ भी थे, जब ये पहुँचे हैं तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वो बड़ी टेंस थी। फिर ये जब निकले हैं आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उसमें, तो उस वक्त फिर ये बात हो रही थी कि जरदारी साहब इस पर तैयार हो गए थे कि चलें ठीक है। पहले तो बहुत ज़्यादा वो थे कि नहीं, बाकी सबको, इनको कुछ जजेस को नहीं चाहते थे वो बाहर, जिसके उन्होंने जवाब ये किया था कि जो PCO के जजेस हैं उनको नहीं। फिर वो इस पर एग्री हुआ कि चलें अच्छा ठीक है, सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। यानी उन्होंने शुरू में ये भी कहा कि क्या आएगा, चंद हज़ार लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये यहाँ तक की पोजीशन थी। लेकिन उस पोजीशन से विड्रॉ किया तो क्योंकि ये तासुर मिलना लगा था कि जनरल कियानी वांटेड इफ्तिखार चौधरी टू बी रीइंस्टेटेड, और बाद में उन्होंने करवाया। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिस कॉम्प्रोमाइज़ को, जिसका लिखा भी है कि जिस कॉम्प्रोमाइज़ को अल्टीमेटली इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी माना, कि उन्होंने कहा चलें ठीक है,
लेकिन अब 8-10 दिन रह गए हैं डोगर की रिटायरमेंट पे, जस्टिस डोगर की। तो उसके बाद डोगर की रिटायरमेंट के बाद जो है वो इफ्तिखार चौधरी को रीइंस्टेट कर देंगे, जो हुआ अल्टीमेटली हुआ। लेकिन एक मैसेज जरदारी साहब ने दिया इसमें कि जब जस्टिस डोगर रिटायर हुए तो उन्होंने जस्टिस डोगर को प्रेसिडेंट हाउस बुलाया और उनके साथ डिनर किया जस्टिस डोगर के साथ। तो साथ में इफ्तिखार चौधरी भी बहाल हो गए और फिर उसके बाद एक जो टेंशन बनी बिटवीन जस्टिस डोगर जो है वो चीफ जस्टिस बनने से पहले रहमान मलिक साहब की गाड़ी में बैठ के सदर में ऐवान सदर में जाके जरदारी साहब से मिले थे। ये भी है इसमें एक वाक़या इफ्तिखार चौधरी और लतीफ़ खोसा साहब का भी लिखा हुआ है कि, और यही मैं सोच रहा था किताब पढ़ के भी और ऐसी बहुत सी किताबें पढ़ के, कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी किस लेवल पर आ गई है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, कितना इन्वॉल्वमेंट इस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात में है उसमें, और कहाँ कहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को सरेंडर करती हैं, वो करती हैं इसमें। तो ये इस लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है इसमें, और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों से इख्तलाफ किया जा सकता है। अच्छा सर, मैं ना इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे मिली कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब के बारे में एक बात जो हम सबको पता है कि ये लॉयलिस्ट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली के, और जनाब आसिफ अली जरदारी के लॉयलिस्ट हैं। एक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है इन्होंने, मैं चाह रहा हूँ अगर उसके ऊपर अभी आप ऐड करें, क्योंकि मैंने वो देखा था कि एलिगेशंस ऑफ करप्शन ऑन जरदारी, कि जनाब आसिफ अली जरदारी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात, 2 पेजेस का वो मैंने है। वही, मुझे उस पर यही है कि मेरा ख्याल है उन्होंने वहाँ पहलू तही की है। बिल्कुल। वहाँ उन्होंने सिर्फ 1-2 वाक़यात का जिक्र करके, और एंड पे मौक़िफ़ दे दिया उनको। हाँ, जिसमें एक वाक़या बिल्कुल ठीक है, जो पैर में बम बांधने वाला था, कि वो ये कराची का वाक़या था जिसमें उन्नड़, उसमें जो कंप्लेनेंट था वो बुखारी था उसमें, और वो वाक़या इसलिए भी वो था मुझे लगता, क्योंकि उसके बाद तो जरदारी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, जरदारी साहब, वो मुकदमा कभी चला नहीं। फिर ये क्यों नहीं चला, ये उनसे पूछने की ज़रूरत है कि जो उसके बाद हुकूमत में आए। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उस मुकदमे की कंप्लेंट बता दें कि उन्होंने के पाँव पे, एक आदमी के पाँव पे हाँ, बम बांध के उनको ले जाके रैंसम की मनी निकलवाई गई। अच्छा, मुझे अच्छी तरह और याद, इसका इल्ज़ाम है, बल्कि इसका इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी पे, तो ना बुखारी का पता चला, ना वो मुकदमा आगे चला। तो यही वो हुआ कि भाई इतने, यानी जिस मुकदमे को बुनियाद बना के 1990 में 6 अगस्त 1990 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म की गई, उस मुकदमे का क्या बना वो आज तक नहीं पता, वो आज तक नहीं पता चला। तो लेकिन जिसमें जिनका जिक्र नहीं है इसमें, जो मेरा ख्याल है फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने, ये तो क्या है कि जरदारी साहब के बहुत से दोस्तों पे बड़े संजीदा इल्ज़ामात रहे हैं। रियाज लाल जी का जिक्र मैं अभी तक नहीं देख सका, शायद आगे हो। मुझे इसमें मैंने जहाँ तक मेरे ख्याल है आधे से ज़्यादा किताब पढ़ी है, मुझे जैसे उन पे बड़े इल्ज़ामात हैं, अनवर मजीद वगैरह पे, ये सारे, उसमें उसका जिक्र नहीं है कुछ चीज़ों का। लेकिन जितनी यानी अगर किसी प्रेसिडेंट की पर्सनालिटी का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा हो कि चाहे वो परसेप्शंस हो, रियलिटी हो, एलिगेशंस ऑफ करप्शन, वो जरदारी साहब के गिर्द घूमती रही है। तो क्या ये सिर्फ 2-3 वाक़यात थे, और भी बेशुमार वाक़यात हैं उनके। तो मेरे ख्याल में इस चैप्टर को और ज़्यादा वसी होना चाहिए था। अब अदालतों में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बात अपनी जगह ठीक है कि आप और मैं मेरे पास जितने भी फैक्ट्स हों, लेकिन अगर कोई चीज़ कोर्ट में ही प्रूव नहीं हो, हाँ, तो कुछ तो भी मैं और आप उस पर कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक मौक़िफ़ जो इन्होंने आसिफ जरदारी साहब का दिया हुआ है, जो इनकी कन्वर्सेशन है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी, मैं जरदारी साहब से पूछा तो जरदारी साहब ने डिनाई किया। उन्होंने कहा जी, मैंने करप्शन नहीं करता, मैंने अपने वालिद से, यानी कि हाकम अली जरदारी साहब से पैसे बनाने का तरीका सीखा है। और जब भी जो भी बच्चा, इसमें एक जुमला देखें, वो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। When Zardari learned about it, ये किसी मिनिस्टर के बारे में बात कर रही है। When Zardari learned about it, he remarked
without naming the minister that some smart people secretly traveled abroad to check whether kickbacks had been credited into their bank accounts. इंटरेस्टिंग। लेकिन उन्होंने उसका ज़ाहिर नाम वो नहीं लिया। तो ये एक बड़ा संजीदा उन पे वो रहा है, जहाँ वो ये है कि उन्होंने 11 साल जेल काटी है, हर अगुस्टा से लेके और क्या वो क्या। मिलिट्री के पपेट नहीं रहे। अब जैसे जो उस केस का जिक्र होना चाहिए था, ठीक। कोई जैसे सबमरीन वाला केस था, जी जी, वो भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा केस है और आज भी शायद उस वहाँ चल रहा होगा। लेकिन इन जो इल्ज़ामात थे ना, उन इल्ज़ामात का जिक्र यहाँ होना चाहिए। अच्छा था। सर, क्विक फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वो सिग्नल हो रहा है कि कोई और वो ना हो जाए। सर ये बताएं कि 2 मई 2011 फास्ट फॉरवर्ड, उसामा बिन लादेन पकड़े गए। और इसमें आपका भी बीच में जिक्र है कि आपने इनको फ़ोन किया। किताब में फरतुल्लाह बाबर साहब ने लिखा हुआ है कि वो गाड़ी पे जा रहे थे गालबन कराची में, तो मज़हर अब्बास साहब का फ़ोन आया। वो मैं पढ़ देता हूँ, ज़रा पढ़ दें उन्होंने ये है रेड ऑन दी OBL कंपाउंड। उसमें आगे चल के लिखते हैं, वाइल ड्राइविंग टू द प्रेसिडेंसी आई रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास इन कराची। उर्दू में उन्होंने लिखा है कि आई थिंक, मेरा उस पर उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते, आई थिंक द अमेरिकन हैड फाउंड आउट दैट उसामा वाज हाइडिंग इन एबटाबाद। ही सेड क्विकली एडिंग बट आई डोंट नो। ये जाहिर है आपकी क्यूरियस अगर उस वक्त था तो ये था कि किससे रिएक्शन लिया जाए। जी जी। तो आई कॉल्ड हिम। उसमें फिर आगे जाके उन्होंने लिखा कि बीच में वो लाइन कुछ डिस्टर्ब हुई। ऑफ उसामा हाइडिंग इन एबटाबाद, ही वाज जेयर्ड एट दिस सेम टाइम आई डिड नॉट अटर अ वर्ड टू मज़हर। हेलो बाबर साहब, आर यू हेयर, कैन यू हेयर मी? मज़हर आस्क्ड इमीडिएटली, इम्पेशेंटली। फिर आगे जाके उन्होंने कहा, मज़हर साहब, आई कैन हेयर यू, आई एम ऑन माई वे टू द प्रेसिडेंट्स हाउस, we'll talk later, I have to attend an important meeting, I said, pretending that I know about the incident, and hung up. Mother wasn't sure about the OBL raid and wanted confirmation. Unwillingly he had learned from me that the president had called an early meeting. तो जर्नलिस्ट के लिए इतनी खबर। अच्छा, इसमें सर जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आगे जाके लगी, क्योंकि मैं आपको पता है स्टोरी को बड़ा फॉलो भी करता रहा, एबटाबाद में भी रहे जाके, उसमें कहते हैं कि रात को आर्मी चीफ जो है जनरल कियानी, वो आ गए, हिना रमानी खर भी आ गई। तो पहले आर्मी चीफ और जनरल कियानी, आर्मी चीफ और आसफ अली जरदारी की मीटिंग हुई। फिर ये उनको छोड़ने आते हैं, जो प्रेसिडेंसी की जो लिफ्ट है, और जब वो चले जाते हैं तो फिर वो इनसे पूछते हैं कंप्लिसेंट और इनकम्पिटेंट, यानी कि जरदारी साहब किससे पूछ रहे हैं? फरतुल्लाह बाबर साहब से बाजू पकड़ते हैं, पूछते हैं कंप्लिसेंट या इनकम्पिटेंट, यानी कि ये क्या मिले हुए हैं, क्या इन्हें उसामा बिन लादेन का पता है या ये नालायक है। ठीक है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो बहुत, ये पूरा इसमें 2-3 चैप्टर इस हवाले से हैं। फिर ये भी है कि बाद में ये हुआ कि इसकी इंक्वायरी ऑर्डर की जाए या नहीं की जाए। उसी जगह वो बात हो रही है कि मैंने इनको मशवरा दिया कि जी इंक्वायरी ऑर्डर करें फौज की और ISI की, और फिर इनके ज़हन में ये भी था कि OGD कैंप और कारगिल वगैरह, तो उसका नतीजा क्या हुआ, दो सिविलियन गवर्नमेंट्स ख़त्म हो गई, ये सारी चीज़ें थी। तो परहैप्स जरदारी साहब को ये अंदाज़ा था कि ख़ुद जो है आर्मी के अंदर ये बात सवालात उठेंगे, और फिर हुई भी, उनके इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर भी हुई जिसका जिक्र है इसमें। इसी में से एक और चीज़ निकली, वो मेमो गेट निकला। तो मैं चाहता हूँ जरा, अच्छा, इसमें जो है, इसमें और भी वो है कि जिसका मुझे शायद हो सकता है मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मेरा ख्याल है नहीं, जो जॉइंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का जॉइंट, अच्छा इन कैमरा सेशन हुआ था, जिसमें शायद दी गई थी, DG ISI या इवन आर्मी चीफ ने शायद अपने रेजिग्नेशन भी ऑफर की थी, जो कि ISI चीफ पाशा साहब थे, उन्होंने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। ये उन्होंने वैसे बड़ी उसमें जरदारी साहब ने का इसमें लिखा है
कि उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बात वो इस तरह की बात होती तो इसका फ़ायदा मिलिटेंट्स को होता, ये उसमें इन्होंने ये लिखा है, और उन ग्रुप्स को होता, उस तरह की चीज़ें। अच्छा, मेमो गेट वाला चैप्टर मैंने पूरी तरह नहीं देखा, लेकिन जाहिर है वो भी एक बड़ा फैक्टर बना। फिर कैरी लूगर बिल वाला जी, कैरी लूगर। अच्छा, मेमो गेट का मैं क्विकली बता देता हूँ कि एक आर्टिकल छपता है मंसूर एजाज का, बिल्कुल, एक गैर मुल्की जरीदे में, जिसमें मंसूर एजाज साहब कहते हैं कि जब ये 2 मई हो गया था तो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट मेरे पास आया था जिसने कहा कि माइक मुलन को, जो अमेरिकन जनरल थे, अच्छा, इसमें एजाज एक और बड़ी उसी उसामा वाले उसमें जो वॉशिंगटन पोस्ट में जरदारी साहब के नाम से आर्टिकल मजमून छपा हुआ, इसमें लिखा है फरतुल्लाह बाबर ने कि ना मुझे कुछ पता इस चीज़ का, ठीक, और ये इसमें आखिर वक्त तक ये नहीं लिखा कि ये आर्टिकल लिखा किसने उसमें हालांकि फ़रा इस्फहानी का भी जिक्र है, हुसैन हक्कानी का भी जिक्र है, लेकिन वो इस रेफरेंस से नहीं है कि उन्होंने लिखा, बट वो मीडिया टीम का हिस्सा थे उसमें। तो वो बड़ी मिस्ट्री, इस किताब में भी वो मिस्ट्री ही है, बिल्कुल ठीक, कि वो एक्चुअली किसने आर्टिकल लिखा था, और वो क्या सही था फैसला आर्टिकल लिखने का या गलत था। तो मैं क्विकली बता दूं कि नवंबर आ जाता है, ये नवंबर का महीना है, मई से चलते चलते नवंबर तक का महीना है, ये मेमो गेट शुरू हो चुका हुआ है। तो उसमें इन्होंने कहा कि जी हुसैन हक्कानी साहब का जिक्र आ गया कि हुसैन हक्कानी साहब ने ये लिखा है, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, और फिर वो गालबन एक डेट देते हैं नवंबर की, जिसमें कहते हैं कि जी एक मीटिंग का, प्रेसिडेंट हाउस में एक मीटिंग का जिक्र है कि वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग होती है जिसमें हक्कानी साहब को भी बुलाया हुआ है, और उस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि किसके साथ मीटिंग है, और प्रेसिडेंट जाते हैं पीएम हाउस जाते हैं, गिलानी साहब के हाउस जाते हैं, और बाद में एक अनाउंसमेंट आती है कि हक्कानी साहब से इस्तीफा ले लिया गया। तो ये और ये मतलब उसमें इसमें ये भी आज तक वो है कि वो पूरा इशू एक्चुअली फिर अल्टीमेटली, यानी तकरीबन ये हुआ ना कि उसके बाद हुसैन हक्कानी पाकिस्तान फिर दोबारा ना आ सके। बल्कि हुसैन हक्कानी का बड़ा दिलचस्प अकाउंट उन्होंने लिखा गया है कि हुसैन हक्कानी ने किस तरह इनको कहा, फरतुल्लाह बाबर साहब को कान में कहा कि मुझे हीरो मीडिया में मत बनाएं, अगर मुझसे रिज़ाइन ले लिया तो इनसे जरदारी साहब से कहें कि मुझे मुल्क से जाने की भी इजाज़त दें। वो उनको उसको अंदाज़ा हो गया था, हुसैन हक्कानी साहब को अंदाज़ा हो गया। अच्छा, एक और बात जो इस हवाले में लिखी हुई है कि उन दिनों जरदारी साहब का और जो आर्मी चीफ का तलखी बहुत बढ़ गई थी, और तुर्कमानिस्तान के गालबन सदर आ रहे थे ईवान सदर में, और अब आप अंदाज़ा करिए कि तुर्कमानिस्तान के सदर आ रहे हैं, एक दोस्त बरादर मुल्क के, और ईवान सदर में एक खाने की तकरीब रखी गई है, गालबन इशाइया था, और उसमें आर्मी चीफ को और तीनों सर्विसेज चीफ, एयर चीफ और नेवी के चीफ, तीनों को दावत दी गई, और जब खाना का वक्त आया तो तीनों नहीं आए। और फिर बाद में इनकी मुलाकात होती है आर्मी चीफ से, जनरल कियानी से, और बाद में ये इनकी आपस में गुफ्तगू हुई है बाबर साहब की। ये अंदाज़ा मुझे लगा इस किताब में कि शायद उस वक्त जो थिंकिंग थी वो ये थी कि ठीक है मुशर्रफ जा रहे हैं लेकिन जरदारी प्रेसिडेंट ना बने। जी हाँ, ये पूरी थिंकिंग है। अच्छा, इसमें एक बहुत जो मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल पिक ऑफ दी वो है इंसिडेंट है जो कभी भी, और इससे हमारी सोसाइटी का भी बड़ा रिफ्लेक्शन आता है। वो एक वाक़या इन्होंने लिखा है जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा उस वक्त एक कोर कमांडर आए और वो उनके बकौल जो इसमें लिखा है कि वो मैसेज लेकर आए, और मैसेज ये था जरदारी साहब को कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो के होते हुए भी बेनज़ीर शायद अभी प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं बनी थी या बन गई थी, इसमें मैं अभी तलाश करना पड़ेगा। लेकिन जो वजह थी वो हैरान कुन थी, जो मेरे नुक्ते नज़र से जो रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ी डिबेट रही है ना कि फातिमा जिन्ना वुमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकती, औरत वज़ीर आज़म नहीं हो सकती। इसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम वुमेन प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट करें। बिल्कुल ठीक बात। अब ये इसमें उनका अफसर का नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ कि वॉज द को कमांडर। और बाद में आपको याद होगा जनरल असलम बेग जब आर्मी चीफ थे
तो ही वुड नॉट सल्यूट टू बेनज़ीर भुट्टो जब आना। तो ये इससे ये रिफ्लेक्शन आती और असलम बेग और फिर ये सारी टेंशन रही है। तो और बहुत सी चीज़ें हैं ज़ाहिर है इसके अच्छा, अंदर मैं सर किताब एक के। हाँ। चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पहले आप मेमोरी दें, बाद में मैं उसको जो जरदारी साहब की और आर्मी चीफ का जो झगड़े हुए, रहील शरीफ के साथ एक झगड़ा हो गया, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ ज़रा उसके ऊपर आप बात कर दें, क्योंकि लिखा है इन्होंने आर्मी चीफ रहील शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर उस वक्त हो गए थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया। देखिए जरदारी साहब की जो फरतुल्लाह बाबर ने बेसिकली चीज़ लिखी है वो ये लिखी है कि जिस तरह कहते हैं कि जरदारी साहब इंतकाम नहीं लेते, लेकिन जिनसे उनकी नाराज़गी है वो नाराज़गी रहती है इसमें। जैसे उन्होंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जब वो हुए तो उन्होंने ये वाक़या उस वक्त जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अलग हो गए थे तो उन्होंने ये कहा कि जब किसी पार्टी मीटिंग में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ लोग बोलने लगे, उसने कहा नहीं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का वाक़या उन्होंने कोट किया कि बेनज़ीर भुट्टो ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है, तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये कहा कि मैं एक ऐसे वक्त में कैसे मुल्क छोड़ सकता हूँ जब जरदारी जेल में है। तो ये उन्होंने इस तरह उसको, लेकिन वो उनके वो रहा। अच्छा, जनरल राहिल शरीफ वाला आप मुझे बताएं कि उसमें जनरल राहिल शरीफ वाला भी वही जो तकरीर उन्होंने की थी कि ईंट से ईंट बजा देंगे ईंट से, हाँ, वो तो फिर वो देखे ना कि अच्छा जो इसमें बेसिकली उस तकरीर के बाद जरदारी साहब चले गए थे, उसमें वो जो सारा सिलसिला था वो था, एक मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में कराची में, सिंध में, जिसमें जनरल राहिल शरीफ भी थे, डॉक्टर इशरत उल इबाद भी थे, सारे लोग थे, इवन जनरल बिलाल गालिबन उस वक्त। तो उस वक्त एक वक्त ऐसा आया था कि काफ़ी सिचुएशन टेंस हो गई थी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पे इल्ज़ामात लग रहे थे और इनडायरेक्टली ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पे। तो जरदारी साहब का ये ख्याल था कि इट्स ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चार्जशीट हो रही है। तो पहले उन्होंने अब्दुल्ला शाह की तरफ, अपना मुराद अली शाह उस वक्त गालिबन फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी तरफ इशारा किया, उन्होंने कुछ किया। तो जो बात मुझे इशरत उल इबाद ने बताई थी उस वक्त बाद में, वो ये थी कि फिर उन्होंने ये कहा कि अच्छा बिलाल, जनरल बिलाल की तरफ इशारा करके कि अपना लैपटॉप खोलो, ठीक। और वो ऑलमोस्ट जो चार्जेस थे, उसमें बहुत से चार्जेस थे फिशरीज़ के हवाले से, उसके हवाले से। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब जरदारी साहब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने नवाज़ शरीफ का हाथ थामा और ये जुमला कहा कि जो आज मेरे साथ हो रहा है कल वो आपके साथ होगा। वो ये कह के, तो वो एक वो जो 2013 के बाद का ऑपरेशन है, 2013 का ऑपरेशन है, उसमें काफ़ी टेंशन डेवलप हो गई थी बिटवीन। अच्छा, बीच में एक आखिरी वाक़या मैं, अगर आप इजाज़त देंगे, ज़रूर ज़रूर यार। और जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जरदारी साहब को पता था, और ये बातें आपको पता है, मुझे पता है कि ये बातें आपको पता है, जरदारी साहब को पता था कि जी आर्मी चीफ जनरल कियानी और DGI वो इनको निकाल देंगे, यानी कि ऐवान सदर से निकाल देंगे, ये सदर थे। तो इन्होंने अमरीकी सदर जो बाद में सदर बने, उस वक्त नायब सदर थे जो बाइडन को बताया कि ये मुझे निकाल देंगे, और लेकिन मैंने अपना पूरा भरपूर बंदोबस्त किया हुआ। और जो बाइडन ने ये बात बाद में बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से भी की कि वो जरदारी जो ये समझते हैं कि उनको निकाल दिया जाएगा। फिर उससे भी आगे की बात, जरदारी साहब को पता चला एट दैट टाइम कि जनरल कियानी जरदारी साहब को सदर के ओहदे से हटा के, यानी कि वो ये प्लान ये किया जा रहा था जो किताब में लिखा हुआ कि ISI के ज़रिए प्रेशर करके इनको रिज़ाइन कराएंगे और उनकी जगह सदर किसको लगाएंगे। पहले तो नाम आया ना कि आफ्ताब शाहबान को मीरानी को सदर बनाएंगे, पहले तो ये कहा ना। अब जब वो सदर बन चुके थे, लड़ाई हो चुकी थी, तो अब इनको सदर से इस्तीफ़ा दिलवा के ANP के सरबराह असफंदयार वली को सदर बनाने का प्लान था। ये इस किताब में लिखा हुआ। देखिए, असफंदयार वली जो ANP ने एक बड़ी, उसके बाद भी एक प्रिंसिपल पोजीशन ली कि जब वो जरदारी साहब ने सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा वो किया,
तो उसके बाद एएनपी ने एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ले ली थी कि जरदारी की मुखालफत नहीं करनी, कम वोट में। नहीं, और हालांकि असद यार ने यमन के वाक़े का जो जिक्र है कि यमन में पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से जब लड़ाई हुई थी तो असद यार ने ये कहा था कि हम आखिर किन किन जंगों में जो है इन्वॉल्व होंगे। ऑलरेडी अभी हम इतना ज़्यादा सूरत हाल रही है। तो ये चाइना के हवाले से जो जरदारी फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने लिखा कि जरदारी साहब के साथ मैंने 12 में से कोई जरदारी साहब ने 12 फॉरेन टूर्स किए हैं, जिनमें से 8 चाइना के हैं उसमें। तो वो भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जाहिर है। ये उन्होंने जो लिखा है कि फ़रतुल्लाह ने भी लिखा है और लोगों का भी ख्याल है कि जरदारी साहब को बस ख़ुद पता होता है कि क्या करना है आखिर तक। वो कभी भी अपने कार्ड्स ओपन नहीं करते। अच्छा, आखिर वक्त एक देखें, एक तरफ जनरल कैनी के साथ बड़ा सख्त झगड़ा है, हाँ, रहा है पहले भी बाद में, और दूसरी तरफ फुल एक्सटेंशन दे दी, उसका भी पूरा वाकया लिखा। तो उनकी नज़र में ये वो मतलब वो कोई मज़ाहमती सियासत वाले सियासतदान नहीं हैं। मतलब उन्हें वो है ना कि, और उन्हें गालिबन लोग भी वो पसंद हैं कि जिनको टास्क दिया जाए और वो टास्क कर दें। अच्छा, इन्होंने एक सेंटेंस एक आखिरी लिखा है, मैं बात ख़त्म करता हूँ क्योंकि बार बार वो टाइम नहीं है, बाकी हमारा इक्विपमेंट जाना है कहीं, कि इन्होंने लिखा कि आसिफ अली जरदारी एक फ़ौज के पपट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने वो किसी को डिसकम्फर्ट भी नहीं करते, और उन्होंने फ़ौज को खुश करने के लिए बाज़ औक़ात बहुत आगे भी गए हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी, यहाँ पर इस्लामाबाद में एक इदारा है यूनिवर्सिटी नमल। उन्होंने कहा कि जी 2011 में नमल का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सरबराह होता था वो होता था सदर। तो सदर साहब ने, यानी कि आसिफ जरदारी साहब ने उसका जो सरबराह है वो आर्मी चीफ को बना दिया, क्योंकि ओरिजिनली ये इदारा जो NIML होता था, जिसमें फौजी अफसरान को दूसरी गैर मुल्की ज़ुबानें सिखाने के लिए ये इदारा बनाया गया था। बाद में ये इदारा यूनिवर्सिटी बन गया और उसका कानून बदल दिया, एक्सटेंशंस दी, ठीक है, बहुत सारे फौजी अफसरान को। अच्छा, उसमें एक ये भी है, इस पर पता नहीं हमें, इस पर ऑफरिंग नो फर्स्ट यूज़, जी वो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिया पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। और ये विद इन 1 वीक, हाँ, और इसका सबसे इसमें जो है वो जो कि फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा कि आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि ख़ासतौर पे अगर इंडिया का मामला आ जाए उसमें। सर अगर बुरा ना मनाए, मैं ज़रा कॉन्टेक्चुअलाइज कर दूं, ये बात है 22 नवंबर 2008 की, कि सदर आसिफ अली जरदारी फ़रतुल्लाह बाबर साहब को बताते हैं कि मैं भारतीय मुमताज़ सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू दूंगा। और होता ही है कि सरबराह मुमलिकत का इंटरव्यू से पहले फॉरेन ऑफिस की इनपुट आती है, लेकिन उन्होंने नहीं की, और जरदारी साहब इंटरव्यू देने चले गए, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अब यहाँ से बात आप आगे, इंटरव्यू में क्या कहा उन्होंने, वो नो फर्स्ट। हाँ, और उसके बाद बड़ी उन्होंने कहा कि एक परेशानी हो गई थी। Before the interview, Zardari had not hinted at what he would say to Karan. अब ये जो चीज़ थी ये बड़ी परेशान कौन थी उनके बकौल, है ना। Let's alone sought any advice. There was no brainstorming. और उसके बाद वो जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और जो जुमला उसमें लिखा है वो आपने सही लिखा, 22 नवंबर। जी, उसमें लिखते हैं, पाकिस्तान इज रेडी टू टॉक अबाउट नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन विद इंडिया, ही डिक्लेयर्ड। द इंटरव्यू इंस्टेंटली मेड द हेडलाइंस वर्ल्ड वाइड। ज़ाहिर है बहुत बड़ा जुमला था वो, और फॉर द फर्स्ट टाइम अ सिविलियन पाकिस्तानी लीडर sought to relevant the peace process between Pakistan and India. No first use was offered to enarch the regional rival for the first time. अब ये ज़ाहिर है उस लिहाज से walking after the interview जो कन्वर्सेशन उसमें it is very far reaching. उसने पूछा जरदारी ने कि what I thought of the interview. उस पर मैंने जवाब दिया, फ़रतुल्लाह कह रहे हैं कि it is very far reaching and will hit the headline, but it will backfire if the GHQ was not on board. अच्छा, और फिर इसमें ये मरहल में यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि ये 22 नवंबर 2008 को
सदर आसिफ अली जरदारी ने भारत को करण थापड़ के इंटरव्यू में कहा कि हम एक मुआहदा कर लेते हैं, न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ ना करने का एक मुआहदा पाकिस्तान और भारत कर लेते हैं। और ठीक 4 दिन के बाद 26, 27 नवंबर, 28 नवंबर तक वो चला, मुंबई अटैक हो जाता है। वंस अगेन फरदुल्लाह बाबर साहब का बहुत शुक्रिया, लाइट स्टोन पब्लिशर्स का बहुत अच्छा, शुक्रिया। अब मैं आपको एक चीज़ मजे की बताऊँ जिसमें आप भी ज़ाहिर है इसमें हो रहे हैं। ये आ गई 2008 से 2013, जी जी है ना। अब एक किताब आ रही है सईद मेहदी साहब की, जी बिल्कुल। उसमें मुस्लिम लीग नून, वो मियां नवाज शरीफ के बारे में नवाज शरीफ के बारे में जी, ऐसे ही। बहुत सी चीज़ें हैं। और उसमें वो भी है लास्ट डेज ऑफ भुट्टो, जब ऐसे ही। क्योंकि उस वक्त वो डिप्टी कमिश्नर थे। अच्छी बात यह है कि किताबें आ रही हैं। जी हाँ, अच्छी बात है। और लोगों को लिखनी चाहिए, और लिखनी बिलखुसूस चाहिए। उन लोगों को तो लाजमी लिखनी चाहिए जो पावर जिसका कॉरिडोर्स हिस्सा में है। रहे। हाँ। ये हिस्ट्री का एक कर्ज है उन लोगों के ऊपर। मैंने तो इशरतुल इबाद से कहा, आप इतना रहे हैं, सालों रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, और जी हाँ। वो मेरा ख्याल है लिख रहे हैं। ये तो कहा था उन्होंने, लिख रहे हैं। तो ये जो पिछले 30-40 साल के वाक़यात हैं ना, जो नई जनरेशन को पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये वाक़यात, इसमें आपको पाकिस्तान की अदलिया कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं, पाकिस्तान का मीडिया कहाँ खड़ा है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। हाँ, इसमें ये जो मेरा ख्याल है जो उस पीरियड का हिस्सा रहे हैं उनको ज़रूर लिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया, बड़ा सीखा मैंने, हमेशा आपसे सीखते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, किताब हम पढ़ रहे हैं, इसमें से और चीज़ें भी नई नई निकाल के आपको आसिफ बशीर के हमरा, फ़खर दुरानी के हमरा हम रिपोर्ट करते रहेंगे। सर से दोबारा भी गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और उनके साथ भी हम सीखें, बहुत चीज़ें इनसे जाननी है। महफिल हमारी होती रहेगी। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात है तो talkshop777@gmail.com पर शेयर कीजिए।